एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं राकेश सिंह अपने चैनल आरकेजीएस एकेडमी पर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिए। फिलहाल इधर 10-15 दिन हो गए थे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसका रीज़न ये था कि मैं अपने पर्सनल कुछ चीज़ों में व्यस्त हो गया था और इसी कारण थोड़ा सा वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया। फिलहाल मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के सामने पीसीएस, आरओ, टीएसटी, पीएचटी और नेट जेआरएफ को टारगेट करते हुए प्राचीन इतिहास से एक महत्वपूर्ण वीडियोस। और इस समय मैं मौर्य साम्राज्य पढ़ा रहा था। मौर्य साम्राज्य में अब मैंने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को पढ़ा दिया है। अब आज अशोक को जानने से पहले हमको सबसे पहले अशोक के अभिलेखों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे अशोक के अभिलेख जो आईएमपी हैं और उनसे जो क्वेश्चन पुट अप होते रहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में और टीएसटी, पीएचटी, नेट जेआरएफ में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फैक्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने अशोक के अभिलेख एक हेडिंग डाल रखी है। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्ट है, अभी तक 40 से अधिक अभिलेख, मतलब अशोक के अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 40। लगभग 40 से अधिक अभिलेख अब तक हमको अशोक के प्राप्त हो चुके हैं। दूसरा, प्रसिद्ध इतिहासकार, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रसिद्ध इतिहासकार डी.आर. भंडारकर महोदय ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। यानी कि एकमात्र डी.आर. भंडारकर ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का पूरा इतिहास लिख डाला है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला फैक्ट देखा जाए, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में, अब अभिलेख की ये भी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने, जो कि एक अंग्रेज थे, कौन से अभिलेख को, किस अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ये भी वीआईएमपी है, इसके सन को याद रखना है, इनके नाम को याद रखना है और किस अभिलेख को पढ़ा था, तो दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, अब अगले फैक्ट में देखा जाए, सबसे पहले 1750 ईस्वी में क्या होता है, टिफेन थेलर एक अंग्रेज थे जिन्होंने अशोक के दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा था। ठीक है, पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी, दिल्ली टोपरा को पढ़ा था 1837 में। और अगर खोजने की बात आएगी तो टिफेन थेलर महोदय ने 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा था। ये सभी फैक्ट खूब एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अशोक के अभिलेखों का विभाजन अगर देखा जाए तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में हम आराम से बांट सकते हैं। अभिलेख में सबसे पहले हम लोग देखते हैं शिलालेख की बात करते हैं। तो शिलालेख 2 प्रकार के मिलते हैं, एक दीर्घ शिलालेख है और एक लघु शिलालेख है। फिर स्तंभ लेख की अगर बात किया जाए तो स्तंभ लेख भी 2 तरह के मिलते हैं, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। और एक है गुहा लेख, ये गुहा लेख भी मिलता है जो कि पहाड़ों के अंदर खोद करके गुफा टाइप का बनाया गया था। अगला फैक्ट देखा जाए, अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा क्या है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा प्राकृत है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, तो हमारा ऑप्शन होगा प्राकृत है। अगर लिपियों की बात किया जाए तो अशोक के जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वो उनकी लिपियां 4 हैं, यानी 4 लिपियों में लिखी गई है। ब्राह्मी में प्राप्त होता है, खरोष्टी में प्राप्त होता है, ग्रीक में प्राप्त होता है, आर्मेइक में प्राप्त होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में प्राप्त होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसको हमको एकदम से दिमाग में फिट करके रखना होगा। ब्राह्मी में मिलता है, खरोष्टी में मिलता है, ग्रीक में मिलता है, आर्मेइक में मिलता है। अगला फैक्ट, लघु शिलालेख, जो लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं और जो स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, स्तंभ लेख में दोनों लघु और दीर्घ, ठीक है, और जो गुहा लेख मिलते हैं, इनकी लिपियां केवल ब्राह्मी है। किनकी लिपियां ब्राह्मी है, जो लघु शिलालेख है उनकी है, स्तंभ लेखों की है, मतलब लघु और दीर्घ स्तंभ लेखों की है, और गुहा लेखों की लिपियां क्या है, ब्राह्मी है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पुटअप होते रहते हैं। अशोक के अभिलेख भारत के बाहर भी पाए गए हैं, तो इसको देख लेते हैं। भारत के बाहर पाए गए अशोक के कुछ जो शिलालेख हैं उनकी लिपियां क्या हैं, तो बाहर पाए गए जो शिलालेख हैं उनकी लिपियां खरोष्टी हैं, आर्मेइक है एवं यूनानी है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से देखिए क्वेश्चन खूब बनता रहता है कि ये जो शिलालेख हैं ये कहाँ पाए गए हैं और इनकी लिपियां क्या है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं शहबाजगढ़ी। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब सुमेलित करने के लिए पूछा जाता रहा है। शहबाजगढ़ी शिलालेख कहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पाकिस्तान में है। किस जिले में है, तो हमारा ऑप्शन होगा पेशावर जिले में स्थित है। और इसकी लिपि क्या है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये खरोष्टी लिपि की है। अगला मानसेहरा,
मानसेहरा जो अभिलेख है कहाँ का, मानसेहरा शिलालेख कहाँ प्राप्त होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पाकिस्तान। अगर जिला पूछता है तो हमारा ऑप्शन जाएगा हजारा जिला, और लिपि पूछता है तो खरोष्ठी लिपि। तक्षशिला का जो अभिलेख है ये किस लिपि में है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा आर्मेयिक लिपि में है। सरेकुना जो शिलालेख है ये कहाँ पाया गया है, तो हमारा ऑप्शन होगा अफगानिस्तान में पाया गया है। अफगानिस्तान के किस स्थल पे, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कंधार में पाया गया है। और यही सरेकुना अभिलेख की लिपियाँ कौन कौन, दो लिपियाँ हैं इसकी, एक यूनानी में भी मिलता है ये और आर्मेयिक में ही मिलता है। जितने भी अभिलेख शिलालेख उसके प्राप्त हुए हैं उसमें से एकमात्र सरेकुना यानी अफगानिस्तान के कंधार वाला जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उसकी लिपि यूनानी और आर्मेयिक दोनों है, और ये द्विभाषिक, इसीलिए इसको द्विभाषिक लेख भी कहा जाता है। VIMP फैक्ट है। तो यहाँ से सारे फैक्ट IMP यहाँ से चाहे आपका जिले के साथ इसको सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है, या देश के साथ सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है, या इसको लिपियों के साथ सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है। सरेकुना तो कई बार पूछा है कि कौन सा अभिलेख अशोक का द्विभाषिक है, तो हमारा ऑप्शन होगा सरेकुना है। ठीक है। लघमान ये कहाँ पे है, तो ये भी अफगानिस्तान के जलालाबाद में पड़ता है, और इसकी लिपि क्या है, तो इसकी लिपि आर्मेयिक है। ठीक है। अब शिलालेख की अगर बात किया जाए तो पहला हम लोग देखते हैं दीर्घ शिलालेख। तो अशोक के जो दीर्घ शिलालेख है वो 14 विभिन्न लेखों के समूह हैं। कितने विभिन्न लेखों के समूह हैं, तो 14 विभिन्न लेखों के समूह है जो 8 भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि अशोक के शिलालेख जो दीर्घ शिलालेख हैं वो क्या हैं, 14 विभिन्न लेखों के समूह। कितने, हमारा ऑप्शन होगा 14। और कितने मतलब कितने स्थलों से प्राप्त हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा 8 विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। अगला फैक्ट देखा जाए, 14 लेखों का उल्लेख मिलने के कारण इन्हें चतुर्दश शिलालेख भी कहते हैं। क्योंकि 14 लेख इस पर उत्कीर्ण है इसलिए इन्हीं को क्या कहा जाता है, चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है इसके दीर्घ शिलालेखों को। अब ये शिलालेख हम 14 को हम देखते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, चाहे PCS हो, IAS हो, TST PST या मतलब कोई भी नेट JRF जैसे एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव। तो पहला जो शिलालेख है ये शहबाजगढ़ी, और इस शहबाजगढ़ी को देखते हैं कि शहबाजगढ़ी को देखते हैं कि ये शहबाजगढ़ी जो शिलालेख है ये कहाँ पे हमको प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ पे मिलता है, तो हमारा ऑप्शन होगा पाकिस्तान में है ये। और पाकिस्तान के जिले के साथ अगर पूछता है तो पेशावर जिला होगा। VIMP फैक्ट है। यहाँ से सुमेलित करने के लिए या तो जिले के साथ दे देगा या तो देश के साथ दे देगा। दूसरा जो शिलालेख है, दीर्घ शिलालेख है, वो मानसेहरा है, ये भी पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के जिले की अगर बात करें तो ये हजारा जिले में है। तीसरा जो है कालसी, ये कहाँ पे है, तो भारत के उत्तराखंड के किस जिले में है, देहरादून जिले में स्थित है। गिरनार की अगर बात किया जाए तो गिरनार पहाड़ी सभी लोग जानते हैं, ये गुजरात का जो काठियावाड़ के कुछ का जो जूनागढ़ है वहीं पे ये गिरनार पहाड़ी के समीप स्थित है। VIMP फैक्ट है। धौली की अगर बात किया जाए, धौली शिलालेख कहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन होगा उड़ीसा है, और अगर जिले की बात करेगा तो उड़ीसा का पुरी जिला होगा। ठीक है। ये एक गांव है। जौगढ़ की अगर बात करेगा कि ये कहाँ पर शिलालेख पाया गया है, तो हमारा ऑप्शन होगा उड़ीसा में पाया गया है, और अगर पूछता है स्थल जिले का नाम तो हमारा ऑप्शन होगा गंजाम। ठीक है। एर्रगुड्डी की अगर बात किया जाए सातवां, तो ये आंध्र प्रदेश स्टेट में पाया गया है, और ये किस जिले में आंध्र प्रदेश के, तो हमारा ऑप्शन होगा कर्नूल जिले में है। सोपारा की अगर बात किया जाए, सोपारा जो शिलालेख पाया गया है कहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन होगा महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के किस जिले में है, तो थाना जिले में है। यहाँ से हम लोग आप लोग देखिएगा कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं तो वन लाइनर और सुमेलित करने के लिए, इसको सुमेलित करने के लिए या तो स्टेट से दे देगा या देश से दे देगा, या तो उनके जिलों से स्टेट सुमेलित करने के लिए देता है। आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके खूब आराम से देख सकते हैं। अब अगर अगले फैक्ट की बात किया जाए तो ये जो धौली और जौगढ़, यानी कि जो ये धौली और जौगढ़ कहाँ पे, पीछे हम लोग देख चुके हैं उड़ीसा में है। तो ये जो शिलालेख है उस पे ये जो अभिलेख हैं या शिलालेख हैं इन पे 11वें 12वें व 13वें, ये धौली जौगढ़ शिलालेख पर 11वां 12वां 13वां शिलालेख उत्कीर्ण नहीं है। यानी कि धौली तथा जौगढ़ वाला जो शिलालेख है उस पे 11वां 12वां 13वां शिलालेख उत्कीर्ण नहीं है। उसके स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं। मतलब कि 2 अन्य लेखों के खुदे होने के कारण ही इसी को पृथक कलिंग प्रज्ञापक भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख अशोक का पृथक कलिंग प्रज्ञापक कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा धौली तथा जौगढ़। अशोक के दीर्घ शिलालेखों पर कुल अगर बात किया जाए तो कुल 1 से 14 लेख खुदे हुए हैं। अशोक के जो दीर्घ शिलालेख है उस पर कितने लेख खुदे हुए हैं, तो कुल 1 से लेकर के 14 तक लेख खुदे हुए हैं। VIMP फैक्ट है। अब प्रथम लेख की बात किया जाए, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के
जो दीर्घ शिलालेख हैं उसमें जो 1 से 14 तक जो लेख खुदे हुए हैं, तो प्रथम लेख में क्या है, तो जीव हत्या पर निषेध, जीव हत्या पर निषेध की बात कौन सा लेख करता है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा प्रथम लेख करता है। दूसरे लेख के अच्छा हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि उसने जो है 2 मोर, अशोक ने सिर्फ 2 मोर और एक मृग को मारने की बात कही है कि इन्हीं को मारा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। बाद में 2 मोरों और मृगों की भी हत्या बंद करवा दी गई थी। तो 2 मोर हमको याद करके रखने हैं और मृग भी याद करके रखना है। दूसरा लेख में क्या है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए, बहुत VIMP यहाँ से खूब PCS IAS में क्वेश्चन पूछा गया है, TGT PT में पूछा गया है। दूसरा लेख में अशोक के सीमावर्ती प्रदेशों का जिक्र है, कौन कौन से, चोल का जिक्र है, पांड्य का जिक्र है, सत्तीपुत्र का जिक्र है, केरल पुत्र जिसको चेर राज्य कहा जाता है इसका जिक्र है, ताम्रपर्णी का जिक्र है, यानी ताम्रपर्णी मतलब श्रीलंका का। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि किस लेख में मतलब इनका जिक्र हुआ है, चोल का, पांड्य का, सत्तीपुत्र का, केरल पुत्र का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि किसका उल्लेख हुआ है या नहीं हुआ है। तो चोल, पांड्य, सत्तीपुत्र, केरल पुत्र हमको याद करके रखना है। ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका का भी उल्लेख हुआ है। यवन राजा अंत्योक का उल्लेख भी दूसरे लेख में हुआ है, और इसी दूसरे लेख में मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन है। अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के लिए जो चिकित्सा व्यवस्था की थी उसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा दूसरे लेख में मिलता है। अब अगर देखा जाए तीसरे लेख की बात किया जाए, तो तीसरे लेख में अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, किस वर्ष में, 12वें वर्ष बाद अशोक की राजाज्ञा का जिक्र मिलता है। उसने क्या राजाज्ञा जारी की थी कि साम्राज्य में जो ये प्रादेशिक थे और ये जो रज्जुक थे और ये जो युक्त थे, प्रादेशिक, रज्जुक और युक्तों द्वारा प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा किए जाने का उल्लेख किस लेख में हुआ है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा तीसरे लेख में हुआ है। यानी प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त का उल्लेख किस में हुआ है, तो तीसरे लेख में हुआ है। और कितने वर्ष के अंतराल पे लोग राज्य का दौरा करते थे, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 5वें वर्ष के अंतराल पे लोग राज्य का दौरा करते थे। और माता पिता की आज्ञा, मित्रों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति उदार भाव, जीवों की हिंसा न करना, अल्प व्यय और अल्प संचय करने का उल्लेख कहाँ हुआ है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा तीसरे लेख में हुआ है। चौथा लेख की अगर बात किया जाए, तो चौथे लेख में अशोक द्वारा भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष की बात की गई है, यानी कि विजय जो उसकी विजय करने की नीति थी उसको त्याग दिया गया और धम्म विजय की बात करता है, यानी कि किसी पर चाहे वो देसी राज्य हो चाहे विदेशी राज्य हो, उस पर सच्ची विजय धम्म विजय होती है। ठीक है। और इसी चौथे लेख में प्रजा के सामने देव विमानों, यानी कि देव विमानों, अग्नि के गोलों और दिव्य दृश्यों का प्रदर्शन द्वारा धर्म के प्रचार का वर्णन मिलता है चौथे लेख में। VIMP फैक्ट है। 5वें लेख की अगर बात किया जाए, तो अशोक के अभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख है। ये धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस लेख में हुआ है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 5वें लेख में या शिलालेख में हुआ है। VIMP फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अशोक के अभिषेक के किस वर्ष में, तो हमारा ऑप्शन होगा 14वें वर्ष में। पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, कई बार एग्जाम में आया है। अब अगले फैक्ट में देखा जाए, छठा लेख की अगर बात किया जाए, छठे शिलालेख की अगर बात करें, तो ये वाली बात यहाँ पे जिक्र मिलती है। अशोक कहता है कि हर समय चाहे मैं भोजन करता रहूं, अंतःपुर में रहूं या शयन कक्ष में, चाहे मैं बाग में रहूं, चाहे सवारी पर रहूं, सब जगह मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा के प्रजा के हाथ से परिचित रखें। मैं प्रजा का कार्य हर जगह करता हूँ। यानी कि ये सब बातें किस लेख में मिलती है, शिलालेख में मिलती है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा छठा लेख में मिलती है। 7वें लेख की अगर बात किया जाए, तो 7वें लेख में अशोक सभी संप्रदाय के लोगों के प्रति सहिष्णुता की बात करता है। यानी अशोक कहता है कि सभी संप्रदाय के लोग एक साथ एक जगह निवास करें। ये बहुत ही VIMP फैक्ट है, 7वें लेख में इसका उल्लेख मिलता है। 8वां लेख की अगर बात किया जाए, तो अभिषेक के 10वें वर्ष में, VIMP फैक्ट है, जब अशोक का राजा रोहण हुआ उसके 10वें वर्ष में धम्म यात्रा का उल्लेख है। धम्म यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 8वें में है। और अभिषेक के कितने वर्ष में, किस वर्ष में, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 10वें वर्ष में। और धम्म यात्रा की शुरुआत उसने कहाँ से की थी, तो हमारा ऑप्शन होगा बोध गया से की थी। 9वें शिलालेख की अगर बात किया जाए, तो 9वें लेख में लोगों द्वारा किए जाने वाले मंगलाचार्य को अल्प फल वाला बताया गया है। यानी कि लोग अनेक प्रकार के जो धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं उसको अशोक ने अल्प फल वाला बताया है। और उसने क्या कहा इसमें कि दासों और सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार किया जाए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, प्राणियों के प्रति अच्छा व्यवहार, इन सब बातों का जिक्र कहाँ पे मिलता है, तो हम देखते हैं 9वां लेख में।
अब अगले फैक्ट में देखा जाए हम लोग 10वां लेख। अब 10वें शिलालेख की अगर बात किया जाए तो अशोक के 10वें शिलालेख में यश और कीर्ति की जगह उसने धम्म पालन पर बल दिया है। यानी कि यश और कीर्ति की जगह धम्म पालन पर विशेष बल किस शिलालेख में दिया गया? तो हमारा ऑप्शन रहेगा 10वें लेख में, इसका जिक्र मिलता है। 11वें शिलालेख की अगर बात करें तो अशोक कहता है, 11वें शिलालेख में अशोक ने क्या कहा है? धम्म जैसा कोई दान नहीं होता है, धम्म जैसा कोई प्रशंसा नहीं है, धम्म जैसा कोई बंटवारा नहीं है और धम्म जैसी कोई मित्रता नहीं है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये यहाँ से ये वाला कोटेशन पूछा गया है कि किस शिलालेख या लेख में हुआ है? तो हमारा ऑप्शन होगा 11वें लेख में हुआ है। 12वें लेख की अगर बात किया जाए, शिलालेख की बात किया जाए तो अशोक इसमें कहता है कि सभी संप्रदायों की साथ वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम है। लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। यानी कि सभी संप्रदायों के लोगों के प्रति सहिष्णुता की बात भी इस लेख में की गई है। और ये जो कोटेशन है ये भी हमको याद करके रखना है कि ये वाला कोटेशन सीधे उठा करके पूछ देता है कि किस शिलालेख में या लेख में जिक्र है। तो हमारा ऑप्शन होगा 12वें में है। 13वां लेख या शिलालेख तो बहुत ही आईएमपी है, ये तो सदाबहार एवरग्रीन रहा है, खूब यहाँ से पूछा गया है। अभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक है, किस वर्ष? 8वें वर्ष पश्चात, यानी कि 9वें वर्ष में, 8वें वर्ष नहीं, 8वें वर्ष पश्चात यानी कि 9वें वर्ष में अशोक द्वारा कलिंग विजय का वर्णन है। तो कलिंग विजय का वर्णन किस शिलालेख में हुआ है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 13वें में हुआ है। और जंगली जनजातियों को चेतावनी उसने किस अभिलेख में दी है? शिलालेख में दी है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा 13वें शिलालेख में दी है। और धम्म विजय को प्रमुख विजय उसने बताया है 13वें शिलालेख में। अब इसी 13वें शिलालेख में अनेक विदेशी राजाओं का उल्लेख हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतियोक कौन था? यवन राजा, रोम के राजा का ये अंतियोक का उल्लेख हुआ है। तुलामाया ये मिस्र का टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय है, तुलामाया का जिक्र हुआ है। अतेकिन ये मकदूनिया का एंटियोकस गोनेटस है, ठीक है। मक ये सीरिया का मैगाश है। और अलेक्सुंदर ये एपीरस का अलेक्जेंडर है। तो यहाँ से खूब क्वेश्चन बने हुए हैं, बड़े एग्जामों में पीसीएस और टीजीटी पीएचडी आरओ आईएएस जैसे बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ से इनको देश के साथ सुमेलित करने के लिए या इन नामों के साथ इन नामों को सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन खूब पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमको याद रहना चाहिए। और इनका उल्लेख 13वें शिलालेख में हुआ है। और 13वें शिलालेख में ही हम लोग देखते हैं कि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र का भी उल्लेख हुआ और ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका की विजय का भी वर्णन हुआ है। किसमें? 13वें शिलालेख में हुआ है। हम लोग उधर देखते हैं कि दूसरे शिलालेख में हम लोग देखे हैं कि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र का उल्लेख हुआ है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 13वें शिलालेख में भी इनका उल्लेख हुआ है। तो जैसे ऑप्शन देगा आप लोग करेंगे। दोनों अगर दूसरा और 13वां है तो दूसरा 13वां दोनों मारिए, 13वां या दूसरा है तो आप इसी प्रकार से मारिएगा, ठीक है। अब अगले फैक्ट में देखा जाए, 14वें लेख की अगर बात करें या शिलालेख की बात करें तो इसमें कहा गया है कि यह लेख कहीं संक्षेप में, कहीं मध्यम में और कहीं ये बहुत आईएमपी नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। प्रथम पृथक लेख की अगर बात करें तो प्रथम पृथक लेख में इसमें महामात्यों और रज्जुकों को अशोक की चेतावनी है। यानी महामात्यों और रज्जुकों को अशोक ने चेतावनी दी है। इसका मतलब ये निकलता है कि राज्य में कहीं कहीं पर, साम्राज्य में महामात्य और रज्जुक या तो अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे या उनके द्वारा प्रजा को किसी प्रकार का नुकसान पहुंच रहा था, प्रजा की अहित हो रही थी। तो चेतावनी इसमें प्रथम पृथक शिलालेख में मिलता है। इसमें अशोक सभी मनुष्यों को अपनी संतान बताता है तथा इहलोक और परलोक में उनके सुख की कामना करता है। और प्रति 5वें वर्ष, किस वर्ष? प्रति 5वें वर्ष महामात्यों के दौरे का उल्लेख है। किसमें? प्रथम पृथक लेख में। उज्जैन और तक्षशिला यानी कि प्रत्येक साम्राज्य में जो महामात्य होते थे, धम्म महामात्य ये क्या करते थे कि साम्राज्य का दौरा करते थे। लेकिन उज्जैन और तक्षशिला साम्राज्य के उसके दो ऐसे भाग थे जहां पर तीसरे वर्ष में महामात्य दौरा करते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये याद करके रखना है कि और जगहों पर 5वें वर्ष में किया जाता था, लेकिन उज्जैन और तक्षशिला में तीसरे वर्ष महामात्य दौरा करते थे और देखते थे कि प्रजा सुख समृद्धि से रह रही है कि नहीं। द्वितीय पृथक लेख की अगर बात किया जाए तो इसमें सीमांत प्रदेश के अधिकारियों को अशोक द्वारा दिए गए निर्देशों का वर्णन है। तो सीमांत प्रदेश के अधिकारियों को अशोक द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लेख किसमें होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा भैया द्वितीय पृथक लेख। अब अगले फैक्ट में चलते हैं। लघु शिलालेखों की अगर बात किया जाए तो ये अब लघु शिलालेख में आते हैं। लघु शिलालेख से अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। उसके व्यक्तिगत जीवन की जानकारी हमको लघु शिलालेखों में मिलती है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाते रहे हैं कि ये शिलालेख जो है, लघु शिलालेख है, किस राज्य में है या किस जिले में है। तो रूपनाथ शिलालेख कहाँ पे है? लघु शिलालेख मध्य प्रदेश में है। अगर पूछता है जिले का नाम तो हमारा ऑप्शन होगा जबलपुर। गुजरा कहाँ पे है? तो ये भी अगर स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश, और जिला पूछता है तो
दतिया। सासाराम ये स्टेट यानी बिहार में है और किस जिले में है तो शाहाबाद में है। भाबरू बैराट की अगर बात करें तो ये राजस्थान है और जिला पूछता है तो जयपुर। तो ये जिला या स्टेट से सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। मस्की की अगर बात करें तो ये स्टेट की बात करें तो कर्नाटक में है और जिले की बात करें तो रायचूर जिले में है। ब्रह्मगिरी की अगर बात करें तो ये भी कर्नाटक में है और किस जिले में है चित्तल दुर्ग जिले में है। सिद्धपुर की अगर बात करें तो ये कर्नाटक में है। जटिंग रामेश्वर की बात करें तो ये भी कर्नाटक में है। तो इन सबों को सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। अगला देखा जाए इर्रगुड्डी की अगर बात करें तो ये स्टेट की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में है और अगर जिले की बात करें तो कर्नूल जिला है। ठीक है। गोभी मठ की अगर बात किया जाए तो ये कर्नाटक में है और जिले की अगर बात करें तो मैसूर जिले में है। ठीक है। पालकी गुड्डू कहाँ पे है तो ये कर्नाटक में है। राजूल मंडगिरी कहाँ पे है तो ये बात करें जिले स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश और जिले की बात करें तो कुरनूल में है। अरोरा कहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। शारो मारू कहाँ पे है तो ये हमारा ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश और जिला अगर पूछता है स्टेट मध्य प्रदेश, जिला शहडोल। नेत्तूर की अगर बात किया जाए तो ये मैसूर यानी कि कर्नाटक के मैसूर में है। उडे गोलन की अगर बात किया जाए तो ये भी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। तो यहाँ पनगुडरिया की बात किया जाए तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगर जिले की बात किया जाए तो सीहोर में है। सन्नाथी की अगर बात करें तो ये कर्नाटक है और जिले की अगर बात करें तो गुलबर्गा में है। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर भी पूछ सकता है सीधे सीधे कि नेत्तूर कहाँ पे है तो कर्नाटक का ऑप्शन दे सकता है, मैसूर दे सकता है और यहाँ से सुमेलित करने के लिए जिले और स्टेट के साथ देता रहता है। मस्की अभिलेख की अगर बात करें तो ये मस्की अभिलेख में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। ठीक है। BIMP फैक्ट है। इसमें उसका नाम अशोक भी मिलता है तो मस्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और भी उसके अभिलेख हैं 3-4 अभिलेख हैं जहाँ से उसका अशोक का अशोक नाम मिल जाता है हमको। अब एक अभिलेख हमारा भाबरू बैराट अभिलेख है। इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी हमको मिलता है। ठीक है। ये BIMP फैक्ट है। इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का जिक्र हुआ है यानी बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म हम लोगों ने पढ़ लिया है और बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का जिक्र किसमें मिलता है तो हमारा ऑप्शन जाएगा भाबरू बैराट अभिलेख में। नेत्तूर तथा उडे गोलन की बात करें तो इन अभिलेखों में भी अशोक का नाम मिलता है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं मस्की में मिलता है, नेत्तूर उडगोलन में भी मिलता है और भाबरू बैराट में भी उसका नाम मिल रहा है। इर्रगुड्डू की अगर बात करें तो इस अभिलेख में लिखने की शैली यहाँ से बहुत BIMP खूब क्वेश्चन पूछा गया है। इर्रगुड्डी एक ऐसा अभिलेख है जिसके लिखने की शैली अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं है। सभी अभिलेख दाएं से बाएं लिखे गए हैं लेकिन ये पहले बाएं से दाएं लिखा गया है तथा दाएं से बाएं है यानी कि दोनों तरह से लिखा गया है। और इस शैली को क्या कहा जाता है तो ब्रूस्टोफेट कहा जाता है। ये भी BIMP फैक्ट है। स्तंभ लेख की अगर बात किया जाए तो बृहद स्तंभ लेख कुल कितने हैं तो हमारा ऑप्शन होगा 7 हैं और ये कितने स्थानों पर पाए गए हैं तो हमारा ऑप्शन जाएगा 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए गए हैं और ये पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण है। पहला दिल्ली मेरठ की अगर बात किया जाए तो दिल्ली मेरठ जो स्तंभ लेख है ये पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फिरोज तुगलक ने किस स्तंभ लेख को दिल्ली लाया था तो हमारा ऑप्शन जाएगा दिल्ली मेरठ को लाया था। और इसकी खोज हम लोग पीछे देख चुके हैं कि यही ऐसा पहला स्तंभ लेख है जिसकी खोज की गई थी और टिफिन थेलर ने, किसने खोजा था, टिफिन थेलर ने खोजा था। अब अगले स्तंभ लेख की बात किया जाए तो दूसरा स्तंभ लेख दिल्ली टोपरा है। यह पहले कहाँ था तो हमारा ऑप्शन होगा हरियाणा के अंबाला में था। जहाँ से जैसे पूछेगा वैसे देना है। अब इसको भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था यानी दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को और दिल्ली टोपरा अभिलेख को फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। अब यहाँ से भी और क्वेश्चन बनते हैं। यह दिल्ली टोपरा यानी एकमात्र स्तंभ लेख है जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण है। एकमात्र दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख ऐसा स्तंभ लेख है जिसमें उसके 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण है। कौन सा, दिल्ली टोपरा पे। BIMP फैक्ट है। ठीक है। जबकि शेष जो स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं उस पर 6 स्तंभ लेख उत्कीर्ण है, केवल इसी पर 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण है। यह अशोक का अंतिम अभिलेख है। BIMP फैक्ट है। अशोक का सबसे अंतिम अभिलेख कौन सा है तो हमारा ऑप्शन जाएगा दिल्ली टोपरा है। लौरिया राज ये कहाँ पे है, बिहार के चंपारण जिले में है। कहाँ पे, चंपारण जिले में है। लौरिया नंदनगढ़ की अगर बात किया जाए तो ये भी बिहार के चंपारण जिले में है। रामपुरवा की अगर बात किया जाए तो ये भी बिहार के चंपारण जिले में है और रामपुरवा पे हमको वृषभ की आकृति मिलती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रयागराज यह पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा प्रयागराज के किले में रखवाया गया था। ये भी BIMP फैक्ट है। जहांगीर द्वारा इसको प्रयागराज के किले में रखवाया गया था। ये पहले कौशाम्बी में था। BIMP फैक्ट है। बृहद स्तंभ लेखों के ऊपर
खुदे सातों लेख, जो सातों लेख हैं वो कौन कौन से हैं? प्रथम लेख, राज्याभिषेक के किस वर्ष में? 26वें वर्ष में, ठीक है। बाद लिखवाया, सभी कर्म धम्म के अनुसार, सभी कर्म जो है धम्म के अनुसार किए जाने चाहिए, ये प्रथम लेख में मिलता है। द्वितीय लेख की अगर बात किया जाए तो द्वितीय लेख, इसमें धम्म की व्याख्या, धम्म की व्याख्या किसमें है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा द्वितीय लेख में है। और इसी लेख में ब्राह्मण, श्रमण और भृत्यों के प्रति अच्छे व्यवहार किए जाने का उल्लेख हुआ है। तृतीय लेख, इस लेख में तृतीय लेख की अगर बात किया जाए, स्तंभ लेख की बात किया जाए, तो इस लेख में अशोक ने मन, वचन और कर्म से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की बात की है। मन, वचन और कर्म से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की बात किसमें की गई है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा तृतीय बृहद स्तंभ लेख में, ठीक है। और इसको अशोक ने क्या कहा है? तो इसको अशोक ने निज्जति कहा है, और इसका मतलब क्या होता है? आत्म परीक्षण। तो निज्जति आत्म परीक्षण की बात किस स्तंभ लेख में की गई है? तो तृतीय बृहद स्तंभ लेख में की गई है। और इसी लेख में अशोक ने बताया है कि पाप क्या है। अब पाप की व्याख्या किसने की, किस स्तंभ लेख में अशोक ने की है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा तृतीय स्तंभ लेख में, बृहद स्तंभ लेख में किया है। जैसे उसने बताया कि चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या आदि क्या है? पाप है। अब अगला आईएमपी फैक्ट देखा जाए, चतुर्थ दीर्घ स्तंभ लेख की अगर बात की है तो रज्जुकों की नियुक्ति का उल्लेख किसमें हुआ है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा चतुर्थ स्तंभ लेख में हुआ है। पांचवें स्तंभ लेख में क्या है? पांचवें स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में विभिन्न प्रकार के प्राणियों का वध वर्जित कर दिया है। किस राज्याभिषेक के किस वर्ष में? 26वें वर्ष में अशोक ने क्या किया था? प्राणियों के वध को मना कर दिया था, वर्जित कर दिया था। और इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पांचवें बृहद स्तंभ लेख में। छठे स्तंभ लेख की अगर बात किया जाए तो इसमें अशोक सभी संप्रदायों के आदर सत्कार की बात करता है। सभी संप्रदायों के प्रति आदर सत्कार की भावना का उल्लेख किस स्तंभ लेख में हुआ है? दीर्घ स्तंभ लेख में, तो छठे स्तंभ दीर्घ स्तंभ लेख में। सातवां लेख, केवल दिल्ली टोपरा अभिलेख पर मिलता है। ये सातवां लेख किस पर मिलता है? पीछे हम लोग देख चुके हैं, केवल दिल्ली टोपरा अभिलेख पर मिलता है। इसमें अशोक द्वारा धर्म वृद्धि हेतु किए जाने वाले कार्यों का वर्णन है। धर्म की वृद्धि के लिए किए जाने वाले कार्यों का जिक्र किस स्तंभ लेख में हुआ है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा सातवें बृहद स्तंभ लेख में हुआ है। और सातवें बृहद स्तंभ लेख में अशोक द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों का भी वर्णन है। अशोक ने जो कल्याणकारी कार्य करवाए थे, बाग लगवाए थे, चिकित्सा की व्यवस्था करवाई थी, आज जो करवाया था, उसका जिक्र किसमें होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा सातवें लेख में हुआ है। अन्य कल्याणकारी कार्यों की अन्य प्रकार के भी कल्याणकारी कार्य उसने किए थे। लोगों के भोजन की भी व्यवस्था की थी कल्याणकारी चीज़ों में। लघु स्तंभ लेख, अभी दीर्घ स्तंभ लेख हम लोग देख रहे थे, दीर्घ स्तंभ लेखों में ये सब जिक्र हमको मिलता है। अब लघु स्तंभ लेख की अगर बात किया जाए तो लघु स्तंभ लेख में मेनली क्या है? राज्य घोषणाएं हैं अशोक की। सांची लघु स्तंभ लेख सबसे पहले हम देखते हैं। मध्य प्रदेश के पहले कहाँ पे है ये? तो हमारा ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश में है। किस जिले में है? तो रायसेन जिले में है। और इसमें क्या जिक्र मिलता है? इसमें अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने हेतु आदेश देता है। यानी कि संघ भेद को रोकने की, जैसे जो बौद्ध धर्म से संबंधित संघ थे उसमें किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, तो अपने महामात्रों को, धम्म महामात्रों को रोकने का आदेश देता है। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो हमको हमारा ऑप्शन जाएगा सांची लघु स्तंभ लेख में मिलती है। अब सारनाथ लघु स्तंभ लेख की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, बहुत ही PIMP है। और किस जिले में है? तो हमारा ऑप्शन होगा वाराणसी में है। और इस अभिलेख में भी धम्म महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया है। तो सांची और सारनाथ के जो लघु स्तंभ लेख है उसमें धम्म महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया है, VIMP फैक्ट है। कौशाम्बी स्तंभ लेख की अगर बात किया जाए, तीसरा जो है लघु स्तंभ लेख, तो कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख, इसमें अशोक की रानी कारुआकी, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि अशोक की रानी कारुआकी का जिक्र किसमें मिलता है? तो हमारा ऑप्शन रहेगा कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में मिलता है। और इसी लघु स्तंभ लेख में उसके एक पात्र पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। तो अभिलेखी प्रमाण की अगर बात किया जाए तो अभिलेख में मतलब अभिलेखी प्रमाण में उसकी रानी का नाम क्या मिलता है? तो कारुआकी मिलता है। और उसके पुत्र का नाम क्या मिलता है? तीवर मिलता है। और इसी को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी स्तंभ लेख को, लघु स्तंभ लेख को, या प्रयागराज लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अब अगले लघु स्तंभ लेख की बात किया जाए, चौथा रुक्मिणदेही स्तंभ लेख, ये कहाँ पे है? तो नेपाल के तराई में है। और इससे पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ पे यात्रा की थी? तो कहाँ पे आया था? ये रुक्मिणदेही आया था, नेपाल की यात्रा की थी। और अशोक ने यहाँ भूमि कर को घटाकर कितना भाग कर दिया था? तो 1/8 भाग कर दिया था। VIMP फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कर कितना समाप्त किया, किस वर्ष आया था,
ठीक है। और सबसे छोटा अशोक का जो अभिलेख की अगर बात किया जाए तो यही रुमिनदेई सबसे छोटा लघु स्तंभ लेख है। ठीक है। और इसी को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है, किसको, रुमिनदेई को। ठीक है। अगला देखा जाए पांचवा लघु स्तंभ लेख निगलीवा अथवा निगाली सागर स्तंभ लेख, ये है, ये भी नेपाल की तराई में स्थित है। इस अभिलेख से क्या पता चलता है कि इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, किस वर्ष, 12वें वर्ष यहाँ आया था। लुम्बिनी कब गया था, वो हम लोग देखते हैं 20वें वर्ष गया था। और निगलीमा कब गया था, 12वें वर्ष गया था। और यहाँ पर उसने कनक मुनि यानी गौतम बुद्ध के स्तूप का संवर्धन कराया था। VIMP फैक्ट है। ठीक है। अब हम लोग गुहा लेखों की बात करते हैं। तो गुहा लेख, अशोक ने बिहार के 12, बिहार VIMP फैक्ट है, बिहार के बाराबर पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, बाराबर पहाड़ी में अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष में, 12वें वर्ष और 19वें वर्ष से क्रमशः कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था, 2 गुफाओं का निर्माण करवाया था। यानी 12वें वर्ष में उसने सुदामा गुफा का निर्माण करवाया और 19वें वर्ष में उसने कर्ण चौपड़ गुफा का निर्माण करवाया। और निर्माण करवा करके इन गुफाओं को किस संप्रदाय को दान में दिया था, आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। सभी फैक्ट VIMP हैं, आपको इसको रट के रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में ही, 12वें वर्ष में ही एक विश्व झोपड़ी नाम की गुफा का भी निर्माण करवाया था। VIMP फैक्ट है। बाराबर पहाड़ी का आधुनिक नाम क्या है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा खालवितक पर्वत, इसी को खालवितक पर्वत भी कहा जाता है। और इन गुहा लेखों की भाषा क्या है, तो हमारा ऑप्शन होगा प्राकृत है, प्राकृत है। और लिपि क्या है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ब्राह्मी है। VIMP फैक्ट है। और अशोक के पौत्र दशरथ क्या था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दशरथ अशोक का पौत्र था और उसने नागार्जुन पहाड़ी में, अशोक ने बाराबर पहाड़ी में और इसने नागार्जुन पहाड़ी में आजीविकों के लिए, अशोक ने भी आजीविकों के लिए और दशरथ ने भी आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक भी देख रहे हैं हम लोग 3 गुफाओं का निर्माण करवा रहा है, लेकिन वो बाराबर पहाड़ी में करवा रहा है। और दशरथ कहाँ पे करवा रहा है, ये नागार्जुन पहाड़ी में करवा रहा है। और इसकी गुफा का नाम क्या है, एक लोमस ऋषि की गुफा है, एक गोपी की गुफा है और एक जो है, हाँ, वडथिका। ये 3 गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, तो दशरथ ने करवाया था। बस यहाँ से थोड़ा सा और है, अशोक के अभिलेख और उनके खोजकर्ता, यहाँ से सुमेलित करने के लिए भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता रहा है। तो पीछे हम लोग देख चुके हैं कि दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख यही है, सबसे पहले खोजा गया था, किसने खोजा था, पैड्रे डिफेंथेलर ने। और कब खोजा था, 1750 में खोजा था। या दिल्ली टोपरा को किसने खोजा था, तो हमारा ऑप्शन होगा कैप्टन पोलियर ने खोजा था, 1785 ईस्वी में खोजा था। एक क्रमशः है। बाराबर और नागार्जुन गुफा किसने खोजा था, तो हेरिंगटन ने खोजा था, 1785 में खोजा था। गिरनार शिलालेख किसने खोजा था, तो लेफ्टिनेंट कर्नल टाड ने खोजा था। और कब खोजा था, तो 1822 ईस्वी में खोजा था। प्रयागराज स्तंभ लेख किसने खोजा था, तो TS बर्ट ने खोजा था, 1834 ईस्वी में खोजा था। शहबाजगढ़ी किसने खोजा था, एक फ्रांसीसी अधिकारी, नाम नहीं मिलता है, 1836 ईस्वी में खोजा था। और धौली को किसने खोजा था, किट्टो ने खोजा था, 1837 ईस्वी में। तो यहाँ से क्वेश्चन या तो सन के साथ सम्मिलित करने के लिए आ जाता है, या तो इसको जो खोज करता है उनके साथ सम्मिलित करने के लिए आ जाता है। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निम्न में से किस अभिलेख या शिलालेख को एक फ्रांसीसी ने खोजा था, तो शहबाजगढ़ी को खोजा था। बाकी सभी अंग्रेज थे जिन्होंने इन गुफाओं की खोज करी थी। तो एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अशोक के अभिलेख या शिलालेख, चाहे वो गुहा लेख हो, सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग अशोक के राजनीतिक इतिहास को पढ़ेंगे। फिर तब तक के लिए आप लोग कलम कापी लेकर के आप लोग तैयार रहिए और नोट्स बना डालिए। फिर नेक्स्ट वीडियो अशोक से होगा।